हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर ट्रायंगल देख रहे थे, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थेल्स थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करके देखा था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितने सवाल मैंने डिस्कस किए उन सारे सवालों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ढेर सारा होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले अपने इसी थेल्स थ्योरम पे बेस्ड रिमेनिंग सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों पे चले जाएंगे। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस लेक्चर को इस शानदार सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के समझ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल मुझे कह रहा है, इन द फिगर डी पैरेलल बीसी एंड सी डी पैरेलल ईएफ प्रूव दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। तो सवाल पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है सर? तो यहां पे सवाल को पढ़ने के बाद मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि सवाल ने मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मुझे दिख रहा है सर कि सवाल ने मुझे मेनली दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दी है सर, और ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये पैरेलल लाइन के सेट्स के फॉर्म में है। तो अब अपने इन दो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि आपके फिगर के अंदर डी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। तो ये रहा सर हमारा फिगर, ये रहा डी, ये रहा बीसी। क्या कहा जा रहा है पहले इंफॉर्मेशन में? मुझे कहा जा रहा है सर कि डी और बीसी आपस में पैरेलल है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने डायग्रामेटिकली शो करके दिखा दिया। अब दूसरे इंफॉर्मेशन की बारी। दूसरे इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर? तो मेरे दूसरे वाले इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि आपके इसी फिगर के अंदर सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है। तो ये रहा सर सी डी, ये रहा ई एफ। क्या कहा जा रहा है कि इसी फिगर के अंदर सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है सर। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने अपने डायग्राम में शो करके दिखा दिया। तो अब हमने अपने डायग्राम के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन को शो करके दिखा दिया है सर। अब आगे की बात करते हैं। अब यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि दो पैरेलल लाइन का सेट है। तो इससे मुझे एक हिंट मिलता है कि चूंकि दो पैरेलल लाइन का सेट है, यानी कि मुझे दो ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे और उन दो ट्रायंगल में मुझे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि सवाल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने की जरूरत है। कैसे समझना पड़ेगा सर? तो मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं, उन तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं चेक करने के लिए अपना 3 पॉइंट रूल लगाऊं तो मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि मुझे अपने डायग्राम के अंदर पैरेलल लाइन के सेट दिख रहे हैं, मुझे अपने डायग्राम के अंदर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, और यहां पे जो सवाल की लैंग्वेज है उस सवाल के लैंग्वेज के अंदर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं सर कि साइड के रेशियो के टर्म में बात चल रही है। तो इन 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं क्लियरली यहां पे कह सकता हूं कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो हमारा प्रूव डैट वाला रिजल्ट है सर, इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास साइड का रेशियो निकल कर आ जाएगा, जैसा कि हमें बहुत अच्छे से यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। आप अपने शॉर्टकट से भी देख सकते हो कि आपको थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है सर। शॉर्टकट कैसे काम करता है? तो शॉर्टकट कहता है कि जहां आपको प्रूफ दैट के अंदर साइड के रेशियो के टर्म में बात दिख जाए, तुरंत समझ जाना थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। और मुझे अपने सवाल के प्रूफ दैट के अंदर क्लियरली दिख रहा है सर कि अपने इस रिलेशन को अगर मैं रीअरेंज कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास साइड का रेशियो आ जाएगा। तो शॉर्टकट से भी पता लग रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब मुद्दा क्या है? अब यहां पे मुद्दा ट्रायंगल खोजने का है। तो यहां पे भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल के लिए बताई हैं। क्या क्या बताई हैं? तो सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक ये कहता है कि आपके फिगर के अंदर जो बड़े बड़े ट्रायंगल्स है ना, हमेशा अपने बड़े बड़े ट्रायंगल्स के लिए ही सोचना, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रायंगल सेलेक्ट होते हैं सर वो आपके फिगर के बड़े ट्रायंगल्स ही होते हैं। और मेन रूल ये कहता है सर ट्रायंगल के सिलेक्शन का कि आप जो भी ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे वो इस बात का ध्यान रखते हुए सेलेक्ट करोगे कि आपके पैरेलल लाइन का सेट ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए,
सच दैट उस पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड भी बनना चाहिए। तो इन दो बातों को यहां पे ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपना ट्रायंगल खोजने की कोशिश करूंगा तो देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है। तो इस फिगर में सबसे बड़ा ट्रायंगल तो मुझे यही दिख रहा है सर। तो क्या इस सबसे बड़े ट्रायंगल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। तो यहां पे अगर अपना वो 2 पॉइंट रूल लगाएं सर, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करने पे हमारा जो ब्लू वाला पैरेलल लाइन का सेट है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, सच दैट इस ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन हमारे ट्रायंगल का साइड भी बन जा रही है। यानी कि ये जो हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया है सर, ये बिल्कुल सही है। तो अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए तो हमने अपना ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया। अब किसकी बारी है सर? अब बारी है अपने रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए। तो यहां पे अपने रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट पे बात करूं सर, तो यहां पे क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं इस ग्रे वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा सर? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ग्रे वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट करने के बाद ये जो रेड वाला पैरेलल लाइन का सेट है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रेड वाला पैरेलल लाइन का सेट इस तरीके से है सर कि इस पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन मेरे ग्रे वाले ट्रायंगल का साइड भी बन रही है सर। तो जितनी कंडीशंस हमें पता है वो सारी कंडीशन मुझे अपने दो ट्रायंगल में अप्लाई होती हुई दिख रही है। तो मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल्स के अंदर अपना थेल्स थ्योरम लगा के बात करना है। अब देखो, ट्रायंगल के सिलेक्शन के लिए आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ट्रायंगल को कैसे सिलेक्ट करना है, तो ध्यान से सुनना। यहां पे अगर मैं अपने प्रूफ डैट को देखूं सर, और इस प्रूफ डैट को साइड के रेशियो के टर्म में अरेंज करूं, तो देखो क्या दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं सर AD के स्क्वायर को AD इंटू AD बराबर राइट साइड में क्या है सर? राइट साइड में है AB इंटू AF। अब यहां पे आपकी मर्जी है, AB या फिर AF में से किसी एक को एक AD के पास पहुंचा दो और जो दूसरा AD बचा रह गया उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने इस AB को यहां बुला लिया, तो मेरे पास हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय AB। और उस तरफ क्या हो जाएगा सर? उस तरफ AF बचा हुआ है न्यूमरेटर में, और यहां से एक AD उस तरफ चला जाएगा सर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये AD हमारा डिनोमिनेटर में यहां पे आ गया। अब आपकी मर्जी थी, आप अगर चाहते तो AF को भी इस तरफ बुला के काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो अल्टीमेटली हमने अपने प्रूफ डैट को साइड के रेशियो के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो, साइड के रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर यहां पे मैं अपने पार्ट्स को देखूं तो मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट्स की बात करूं तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर AD और AB का जिक्र हो रहा है। ये रहा सर AD और आपका ये रहा यहां पे AB। अब यहां पे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। इन पार्ट्स को देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस ट्रायंगल को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है। अब इन पार्ट्स को देखकर आपको यह सोचना है कि कौन से ट्रायंगल को सिलेक्ट करके अपना थेल्स थ्योरम लगाएंगे। इन पार्ट्स को देखकर आपको सोचना है कि कौन से ट्रायंगल को सिलेक्ट करके अपना थेल्स थ्योरम उसके अंदर लगाएंगे, तो उसके थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में इन पार्ट्स का जिक्र हो जाए। क्या मैंने कहा सिलेक्शन के लिए कि एक तरीका यह है सर कि रीअरेंज करने के बाद जब आपके पास साइड का रेशियो आ रहा है तो सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड वाले रेशियो को उठाया। अब ये जो रेशियो में पार्ट्स है सर, उन पार्ट्स को हमने यहां पे हाईलाइट कर दिया। अब मुझे यह देखना है कि किस ट्रायंगल को मैं सेलेक्ट करके उसके अंदर थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, तो उसके थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में इन हाईलाइटेड पार्ट्स की बात होगी। तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इन हाईलाइटेड पार्ट्स पे बात करनी है तो मुझे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यह भी एक तरीका हो सकता है अपने ट्रायंगल को सेलेक्ट करने का। इसी तरीके से अगर आप अपने राइट साइड वाला रेशियो देखो तो देखो आपको क्या दिख रहा है। तो राइट साइड के रेशियो में मेरे पास पार्ट्स है AF और AD। तो ये रहा सर AF, ये रहा AD। अब फिर से वही यहां पे दिमाग लगाओ कि किस ट्रायंगल को मैं सेलेक्ट करके यहां पे थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, तो उसके थेल्स थ्योरम के रिजल्ट के अंदर इन हाईलाइटेड पार्ट्स की बात होगी। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मैं अपना ग्रे वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा ना, तो ग्रे वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाने के बाद उसी के रिजल्ट के अंदर इन हाईलाइटेड पार्ट की बात हो सकती है। तो आपने ट्रायंगल सेलेक्ट करने का अब 3 मेथड जान लिया है। तो आप तीनों में से किसी मेथड की मदद से चेक कर सकते हो
कि आपको कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं सर। अब चूंकि यह समझ में आ गया है कि कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, तो अब आगे की कहानी भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। अपने इन पार्ट्स को देखकर मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि लेफ्ट साइड वाला रेशियो वाला जो पार्ट है सर, वो मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, और मेरा जो राइट साइड वाला रेशियो का पार्ट है सर, वो मेरे ग्रे वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है। यानी कि ये दोनों पार्ट्स जो इक्वेट हो रहे हैं सर, ये दो अलग अलग ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं और ये आपस में इक्वेटेड है। तो इससे तुरंत मुझे हिंट मिलता है कि जरूर दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई ना कोई कॉमन साइड रही होगी, क्योंकि उसी कॉमन साइड के कारण अल्टीमेटली जब मैं दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊंगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में ये कॉमन साइड का पार्ट आएगा दोनों के रिजल्ट में। अब चूंकि दोनों के रिजल्ट में ये कॉमन साइड का पार्ट है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली दोनों रेशियो की बची हुई चीजों को कोरिलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कोरिलेट कर सकता हूं सर। तो यहां पे अपने ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है सर, वो भी मुझे बहुत अच्छे से अपने पार्ट को देखकर समझ में आ रहा है। तो जितनी चीजें यहां पे दिख रही है सबको यहां पे फटाफट नोट डाउन कर लो सर। तो सबसे पहले अपने इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ऑरेंज वाला ट्रायंगल सर, तो यहां पे अगर मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर? तो डीई पैरेलल बीसी है। डीई पैरेलल बीसी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर? मेरी रिक्वायरमेंट एडी और एबी की है। मेरी रिक्वायरमेंट एडी और एबी की है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं तुरंत यहां पे लिख सकता हूं सर, एडी डिवाइडेड बाई एबी बराबर राइट साइड में एई डिवाइडेड बाई एसी बराबर एई डिवाइडेड बाई एसी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब बारी है सर अपने ग्रे वाले ट्रायंगल की। तो यहां पे अगर मैं अपने ग्रे वाले ट्रायंगल की बात करूं सर, तो ग्रे वाले ट्रायंगल में पैरेलल लाइन का सेट क्या है? तो मेरे ग्रे वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पैरेलल लाइन का सेट है सर सीडी पैरेलल ईएफ। इसको लिख लेते हैं, सीडी पैरेलल ईएफ। अब अगेन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि एएफएडी मेरी रिक्वायरमेंट है, एएफएडी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर मैं अपने ग्रे वाले ट्रायंगल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं तुरंत यहां पे लिख सकता हूं सर, एएफ डिवाइडेड बाई एडी, एएफ डिवाइडेड बाई एडी बराबर राइट साइड में हो जाएगा सर एई डिवाइडेड बाई एसी बराबर एई डिवाइडेड बाई एसी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है सर, ये कॉमन है। यानी कि जब हम दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो दोनों के रिजल्ट में मुझे इस वाले साइड का पार्ट दिखता, और मुझे दिख भी रहा है सर, मुझे क्लियरली दिख रहा है दोनों ट्रायंगल के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो क्या इनडायरेक्टली इसको कोरिलेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो अगेन यहां पे जो सिचुएशन है वो कह रही है गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं सर। इस बात को अब यहां पे लिख लेते हैं। तो अब मैं यहां पे इनडायरेक्टली लिख सकता हूं सर, एडी डिवाइडेड बाई एबी बराबर एएफ डिवाइडेड बाई एडी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ दैट प्रूव हो जाएगा सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एडी इंटू एडी हो गया आपका एडी का होल स्क्वायर बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा सर, एबी इंटू एएफ हो जाएगा बराबर एबी इंटू एएफ हो जाएगा सर। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो यहां पे हमने प्रूफ कर दी। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? अब एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सर। हमने कई सारे ऐसे थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवाल कर लिए जहां पे जो चीज हमें प्रूफ डैट करने के लिए दी जाती है, उस प्रूफ डैट में मुझे डायरेक्टली साइड का रेशियो नहीं दिखता, मुझे डायरेक्टली साइड का रेशियो नहीं दिखता है। ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिए जहां पे हमारे प्रूफ डैट में डायरेक्टली साइड का रेशियो नहीं दिखता, मुझे रीअरेंज करके साइड का रेशियो लाना पड़ता है। अब यहां पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक की मदद से कभी भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पे डायरेक्टली आपको साइड का रेशियो ना दिखे तो कैसे साइड का रेशियो बनाना है, यह ट्रिक बता रहा हूं। तो बड़े ध्यान से यहां पे सुनना। ट्रिक यह कहता है सर कि आपके पास जो प्रूफ करने वाली चीज होगी वहां पे मेनली आपको क्या दिखेगा, आपके इज इक्वल टू के एक साइड में
किसी पर्टिकुलर पार्ट का होल स्क्वायर हो रहा होगा और इज इक्वल टू के दूसरे साइड में दो अलग अलग पार्ट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। अभी तक इस वैरायटी के जितने भी सवाल किए जहां पे डायरेक्टली साइड का रेशियो आपको नहीं दिया गया था, वहां आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो वहां पे आपने मेनली ये ऑब्जर्व किया है सर कि आपको जो प्रूव करना था उसमें इज इक्वल टू के एक साइड आपको किसी पार्ट का होल स्क्वायर दिखता है और इज इक्वल टू के दूसरे साइड दो पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन मिलता है। तो देखो रेशियो कैसे बनाना है, आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान में रखते हुए रेशियो बनाना है। वो छोटी सी चीज क्या है सर? तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके इस प्रूफ डैट के अंदर जो दो अलग अलग चीजें हैं उन दोनों को आपके सेम चीज के होल स्क्वायर का एक एक हिस्सा मिलना चाहिए। क्या मैंने कह दिया? समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा सर कि आपको जो अपना रेशियो बनाना है बस इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाना है कि जो अलग अलग चीजें हैं उन अलग अलग चीजों को एक एक सेम चीज मिलनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है सर? जैसे यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अलग अलग चीजें क्या हैं तो आप कहोगे सर ये ए बी और ए एफ अलग अलग चीजें हैं। तो सर कह रहे हैं कि आपको अपना रेशियो इस तरीके से बनाना है कि इन अलग अलग चीजों को इन सेम चीज का एक एक हिस्सा मिलना चाहिए। अब यहां पे सेम चीज क्या है सर? दो बार एडी आ रहा है यानी एडी हमारा सेम चीज है। तो हम जो अपना रेशियो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि ए बी को भी एक एडी मिल जाए और ए एफ को भी एक एडी मिल जाए। तो यहां पे जो हम अपना रेशियो बनाएंगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे सर कि ए बी को भी एक एडी मिल जाए और ए एफ को भी एक एडी मिल जाए। यानी कि इस तरीके से रेशियो बनाते हैं कि अलग अलग चीजों के साथ वो सेम वाली चीज का एक एक कॉम्बिनेशन बन जाए। बस इस छोटी सी चीज को ध्यान में रखोगे आसानी से रेशियो बना लोगे। जैसे कि यहां पे इस चीज का ध्यान में रखते हुए जब मैंने रेशियो बनाया तो आपको क्लियरली दिख रहा है सर कि ए बी को भी एक एडी मिला है और ए एफ को भी एक एडी मिला। बस ये छोटी सी चीज याद रखना, आप आसानी से अपना रेशियो क्रिएट कर लोगे। ध्यान में रहेगी, इतनी बात रहनी चाहिए सर। अब ये जो चीज मैंने आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाई, इसी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन के फॉर्म में यहां पे लिख के दिखा देता हूं, तो ध्यान से सुनना। अब अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे यहां पे आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करना सर। तो अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से मुझे पता है सर प्रूफ डैट वाला सवाल है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हम अपने डायग्राम को बनाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने डायग्राम को कॉपी पे बना दोगे। अब देखो ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल और ग्रे वाला ट्रायंगल मैंने आपको समझाने के लिए शो किया है। आप जब एग्जाम में डायग्राम बनाओगे, आप जब अपनी आंसर शीट में डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से ट्रायंगल को हाईलाइट आपको नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, अपना डायग्राम बनाना है और डायग्राम के अंदर इस इंफॉर्मेशन को शो करके दिखाना है, यानी कि पैरेलल लाइन वाली इंफॉर्मेशन को शो करके दिखाना है। तो आपको अपने डायग्राम में बस उतना ही काम करना है जितना मैं बोल रहा हूं। उसके बाद आती है सर किसकी बारी? गिवन की बारी। गिवन में क्या लिखते हैं सर? तो सवाल मुझे जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसी को हम गिवन में लिख देते हैं। तो मुझे दिख रहा है सवाल ने मुझे मेनली यही दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो इसी को यहां पे गिवन में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे सर गिवन में? डी पैरेलल बीसी एंड सी डी पैरेलल ईएफ लिख लिया सर गिवन में अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को। अब इसके बाद किसकी बारी आती है सर? इसके बाद ट्रू प्रूफ की बारी आती है। ट्रू प्रूफ में क्या लिखते हैं सर? तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है वही लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है? ये वाली चीज प्रूफ करनी है, इसको यहां पे लिख लेते हैं सर। तो ये है एडी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। ये सभी को क्लियर है, सभी को दिमाग में है, रहना चाहिए सर। अब इसके बाद क्या आता है सर? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में एक स्टूडेंट का डाउट था, उस डाउट को मैं यहां पे क्लियर करूंगा, तो ध्यान से सुनना। उनका डाउट यह था सर कि हो सकता है कि हमें अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ भी अलग से कंस्ट्रक्शन ना करना पड़े। तो यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था, कभी भी ऐसा होता है कि सवाल में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ भी अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो कंस्ट्रक्शन में नील लिख देना। तो उनका पूछना था कि मैं कंस्ट्रक्शन में नील लिखने के बजाय यहां पे ये कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप ही गायब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गायब कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा अच्छा लिखने का तरीका यह है कि आप कंस्ट्रक्शन लिख के नहीं लिखना। वो जो आपने कहा कि जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं है सर तो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट लिखते ही नहीं है, वो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप कंस्ट्रक्शन लिख के नहीं लिख दो सर। तो कंस्ट्रक्शन कुछ है क्या? तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ भी अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे? नील लिख देंगे सर। तो यह लिखने का ज्यादा अच्छा तरीका है। अब इसके बाद सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड,
थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। अब देखो, तो जब मैंने सवाल को सॉल्व करके दिखाया तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा था कि क्या क्या थ्योरम अप्लाई हुआ। आपको दिख रहा है सर कि मेनली हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कह लो थेल्स थ्योरम अप्लाई हुआ है। तो आप क्या करोगे सर, थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज में लिखोगे थेल्स थ्योरम और ब्रैकेट में उसकी स्टेटमेंट लिख दोगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फाइनली हम अपने प्रूफ तक पहुंचते हैं सर। तो इतना नोट डाउन करो। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है यहां पे। तो यहां पे प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे सर, तो एक एक करके अपने दोनों ट्रायंगल की बात करो। तो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करते हैं सर। तो मान लो ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। आपकी मर्जी है, आप ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल बी सी ए भी दे सकते हो। आपकी मर्जी, आप अपने ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल सी ए बी भी दे सकते हो। बस जो सिखाया वो मत भूलना कि साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप एंटी क्लॉकवाइज करके ट्रायंगल का नाम लिखो, क्लॉकवाइज करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मान लो अपने यहां पे ऑरेंज वाले ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूं ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर, तो ट्रायंगल एबीसी में मुझे दिख रहा है डी पैरेलल बीसी है। तो उस बात को यहां पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी। क्लियर है। और ये चीज आपने कहां से लिख ली, तो ये चीज गिवन थी सर, तो ब्रैकेट में यहां पे लिख लिया गिवन। अब इसके बाद आगे सर, देयरफॉर अब मैं यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम लगाऊंगा सर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मुझे पता है किसको मैं रीअरेंज करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं AD डिवाइडेड बाई AB बराबर AF डिवाइडेड बाई AD। तो मेरी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत मुझे यहां पे AD और AB का सबसे पहले काम है सर। तो ये रहा AD, ये रहा AB। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूं सर AD डिवाइडेड बाई AB बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा सर, AE डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा सर। ये मैं लिख सकता हूं, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, बाई थेल्स थ्योरम या फिर कह लो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इतना क्लियर है। इसी तरीके से ऑल्सो इन ट्रायंगल, अब अपने ग्रे वाले ट्रायंगल की बारी। अब अगेन आप अपने ग्रे वाले ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ADC भी रख सकते हो, ट्रायंगल DCA भी रख सकते हो, ट्रायंगल CAD भी रख सकते हो। तो मान लो मैंने अपने ग्रे वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल ADC बता दिया, तो इन ट्रायंगल ADC। अब यहां पे पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर, तो यहां पे CD और EF आपस में पैरेलल है, तो यहां पे लिख लो CD पैरेलल EF। और अगेन ये वाली बात आपको गिवन थी, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे सर गिवन। अब इसके बाद यहां पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, तो मेरी रिक्वायरमेंट में AF और AD की बात हो रही है, तो ये रहा AF, ये रहा AD। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं अपने ग्रे वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊं, तो मैं लिख सकता हूं सर AF बाई AD बराबर AF, देयरफॉर AF बाई AD बराबर इस तरफ हो जाएगा सर AE बाई AC। क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई AC। अगेन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। कहां से लिखा, तो बाई थेल्स थ्योरम, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे सर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था सर कि दोनों ही ट्रायंगल में साइड AC कॉमन है, तो मुझे पता है जब मैं दोनों ही ट्रायंगल में अपना थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो ये साइड के पार्ट मुझे दोनों के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में दिखेंगे, और मुझे यहां पे क्लियरली दिख भी रहे हैं। तो क्या इनडायरेक्टली इनको कोरिलेट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इनडायरेक्टली अब मैं यहां पे बोल दूंगा सर AD बाई AB, AD डिवाइडेड बाई AB बराबर इस तरफ AF बाई AD हो जाएगा, AF डिवाइडेड बाई AD हो जाएगा सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ निकल कर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं AD इंटू AD यानी कि AD का स्क्वायर बराबर राइट साइड में हो जाएगा AB इंटू AF, और यही चीज मुझे यहां पे प्रूव करनी थी सर, हेंस प्रूव्ड। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम में सवाल आ गया, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो सर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल के साथ अब हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों पे आ चुके हैं। तो जितनी बातें कहूंगा ध्यान से सुनना। तो यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सवाल को पढ़ के समझेंगे कैसे कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। तो इसका आंसर बड़े ध्यान से सुनना सर। तो इसका आंसर यह कहता है कि जहां आपने सवाल को पढ़ा और सवाल को पढ़ने के बाद आपको दो बातें ऑब्जर्व हो। कौन कौन सी दो बातें सर,
सबसे पहली चीज तो ये कि गिवन डेटा के फॉर्म में आपको साइड के लेंथ के टर्म में बात मिले या फिर साइड्स के लेंथ के रेशियो के टर्म में बात मिले, और इसी के साथ साथ सवाल आपको आखिरी की तरफ लाइनें पैरेलल हैं यह प्रूव करने के लिए कह दे, तो इन दोनों बातों की मदद से आप तुरंत कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो कैसे समझेंगे सर कन्वर्स लगाना है? तो जहां सवाल को पढ़ने के बाद आपको दो बातें दिख जाए, कौन कौन सी दो बातें? सबसे पहली बात तो यह कि गिवन डेटा के फॉर्म में आपको साइड्स के लेंथ पे चर्चा मिले या फिर साइड्स के लेंथ के रेशियो पे चर्चा मिले, और इसी के साथ साथ सवाल आपको आखिरी में लाइनें पैरेलल हैं यह प्रूव करने के लिए कह दे, तो इन दो बातों से तुरंत समझ जाओगे कि उस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है सर। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट डाउन करो। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि सवाल को पढ़ के कैसे डिटरमाइन करना है कि वहां कन्वर्स लग रहा है कि कन्वर्स नहीं लग रहा है। तो यहां पे सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी D and E are the points on the side AB and AC respectively. For each of the following cases, show that DE parallel BC. अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, इस सवाल को पढ़ने के बाद क्या आप समझ पा रहे हो कि यहां पे कन्वर्स लगाने की जरूरत है? तो आप तुरंत कहोगे सर कि आपने जो कंसेप्ट सिखाया है उससे मैं क्लियरली समझ पा रहा हूं कि मुझे यहां पे कन्वर्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो दो पॉइंट बोले थे ये दोनों पॉइंट मुझे यहां पे दिख रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि सवाल के अंदर साइड्स के लेंथ के टर्म्स में बात चल रही है, और दूसरे पॉइंट में मुझे दिख रहा है सर कि सवाल आखिरी की तरफ लाइनें आपस में पैरेलल हैं यह प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इन दो बातों से मैं तुरंत कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सवाल को मुझे सॉल्व करने के लिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। अब आगे की बात सर, अब ये जो सवाल की वैरायटी है ना सर, ये आपके कन्वर्स पे बेस्ड सबसे पहली वैरायटी है, और ये वैरायटी आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशियल है, क्योंकि इस वैरायटी के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं सर। और सवाल में एक और चीज इंटरेस्टिंग यह है कि सवाल ने आपको डायग्राम बनाकर नहीं दिया है, आपको सवाल को पढ़ के यहां पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बात कर पाओगे सर। तो यहां पे सबसे पहले सवाल को पढ़ के अपना डायग्राम बनाते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। सबसे पहले मुझे क्या कहा गया है, तो यहां कॉमा तक जो लिखा है सर उसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि सवाल के अंदर कोई ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है। तो रैंडमली एक ट्रायंगल बनाया है सर, और इस ट्रायंगल का नाम क्या होने वाला है? इस ट्रायंगल का नाम होने वाला है ट्रायंगल एबीसी। अब आपकी मर्जी है आप किस वर्टेक्स को ए बोलना चाहते हो, किसको बी बोलना चाहते हो, किसको सी बोलना चाहते हो, प्योरली ये आपकी मर्जी है। तो मान लो मैंने रैंडमली इस वर्टेक्स को ए कह दिया, इस वर्टेक्स को बी कह दिया, इस वर्टेक्स को सी कह दिया सर। तो यहां तक जो बोला गया था उसको हमने ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल एबीसी। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। आगे मुझे कहा जा रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मुझे कहा जा रहा है सर कि मेरे ए बी और ए सी के ऊपर पॉइंट डी और ई लोकेटेड है, मेरे ए बी और ए सी के ऊपर पॉइंट डी और ई लोकेटेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सोच में पड़ जाएंगे कि ए बी के ऊपर पॉइंट डी है या फिर पॉइंट ई है, इसी तरीके से ए सी के ऊपर पॉइंट डी है या फिर पॉइंट ई है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्ड रेस्पेक्टिवली देगा, जिसका मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मैंने आपको बताया सर, रेस्पेक्टिवली वर्ड कहीं पे भी आ जाए तुरंत समझ जाना, पहले के लिए पहला वाला, दूसरे के लिए दूसरा वाला, तीसरे के लिए तीसरा वाला, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती जाएगी। तो यहां पे मैं ऑर्डर मार्क करूं तो क्या दिख रहा है सर? सबसे पहले डी पे बात हुई, उसके बाद ई पे बात हुई, और यहां पे सबसे पहले ए बी पे बात हुई, उसके बाद ए सी पे बात हुई। तो मैं अब तुरंत कह सकता हूं सर कि मेरा जो पॉइंट डी है वो ए बी के ऊपर लोकेटेड है। क्यों सर? पहले के लिए पहला वाला, तो मेरा जो पॉइंट डी है सर वो ए बी के ऊपर लोकेटेड है। इसी तरीके से मैं यह भी कह सकता हूं सर कि दूसरे के लिए दूसरा वाला, यानी कि मेरा जो पॉइंट ई है वो ए सी के ऊपर लोकेटेड है सर। तो किस साइड पे कौन सा पॉइंट है अब मैं तुरंत क्लियर हो चुका हूं। अब एग्जैक्ट पॉइंट की क्या लोकेशन है सर, ये तो आपको बताया नहीं गया है,
आपको बस इतना कहा गया है कि इस साइड पे ये वाला पॉइंट लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन साइड पे कहां पे है ये आपको नहीं बताया गया। तो अब क्या करोगे सर? तो यहां पे मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा जो साइड का मिड पॉइंट है उसके आसपास अपने पॉइंट को लोकेट कर देना। तो यहां पे सर मान लो ए बी का मिड पॉइंट ये कुछ रहा, तो इसके आसपास मान लो यहां पे मैं अपने पॉइंट को लोकेट करूंगा। तो ए बी पे कौन सा पॉइंट है सर? पॉइंट डी है, लोकेट कर दिया। इसी तरीके से ए सी पे कौन सा है सर? पॉइंट ई है। तो ये रहा मिड पॉइंट, इसके आसपास मान लो यहां पे मैं पॉइंट ई को लोकेट कर देता हूं। क्लियर है? अब ध्यान देना, आसपास लोकेट करना है तो कुछ स्टूडेंट आर्ग्यू करेंगे सर आसपास में आप नीचे भी बना सकते थे, नीचे क्यों नहीं बनाया? मैंने नीचे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सवाल आखिरी की तरफ कह रहा है कि डी बी सी के पैरेलल होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो आप जो अपना दूसरा वाला पॉइंट ही प्लेस करोगे, इस चीज को दिमाग में रखते हुए प्लेस करोगे कि आपको इस लाइन को इसके पैरेलल दिखाना है। तो मैं अपनी लोकेशन इस तरीके से रखूंगा कि डायग्राम को जब एग्जामिनर देखे तो उसको दिख जाए कि हां ये लाइन इसके पैरेलल दिख रहा है। अगर आप ऊट पटांग तरीके से कहीं और पॉइंट ही को डाल दोगे तो ऑब्वियस ही बात है सर, इसको ज्वाइन करने के बाद ये दूर दूर तक इसके पैरेलल नहीं दिख रहा। तो हमेशा याद रखना, लास्ट की तरफ क्लियरली कहा जा रहा है कि साबित करके दिखाओ ये इसके पैरेलल है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने पॉइंट की लोकेशन थोड़ा ध्यान से प्लेस करो। ये दिमाग में रहेगा, रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहां तक जितनी बात कही गई थी वो पॉइंट की लोकेशन मैंने मार्क कर ली। अब यहां पे मुझे लास्ट में क्या प्रूफ करना है सर? मुझे प्रूफ करना है डी और बी सी आपस में पैरेलल होंगे। तो डी कैसे मिलेगा सर? तो जब मैं डी और ई को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा डी मिल जाएगा। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि डी और बी सी आपस में पैरेलल है सर। अब जाके सवाल को पढ़ के मेरा डायग्राम कंप्लीट हुआ है। इतना नोट डाउन करो सर। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे साइड्स की लेंथ क्या क्या दी है सर? तो मुझे कहा जा रहा है ए बी 12 सेंटीमीटर का है। ए बी आपका 12 सेंटीमीटर का है, इसको हमने यहां पे डायग्राम में मार्क कर लिया। उसके बाद ए डी 8 सेंटीमीटर का है, ए डी 8 सेंटीमीटर का है। ए ई 12 सेंटीमीटर का है, ए ई 12 सेंटीमीटर का है। और इसी तरीके से ए सी 18 सेंटीमीटर का है, ए सी 18 सेंटीमीटर का है। तो ये जितनी साइड्स की लेंथ दी थी सर उसको हमने मार्क कर लिया। अब हमने शुरुआत में समझ लिया था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कन्वर्स लगाना है सर। कन्वर्स काम कैसे करता है, काम करने का तरीका क्या होता है सर? तो मुझे पता है कि अगर मैं अपने इस सवाल के अंदर यह प्रूफ कर दूं कि मेरा ये जो लाइन डी है ये मेरे ट्रायंगल के साइड्स ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वहां से मैं तुरंत कह सकता हूं कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है जब डी बी सी के पैरेलल हो। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं। तो चूंकि मुझे क्लियर है कि मुझे कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम लगाना है, तो मुझे यहां पे समझ में आ रहा है सर कि अपने कन्वर्स को अप्लाई कैसे करना है। तो यहां पे जहां मैं प्रूफ कर दूंगा कि मेरा ये जो लाइन डी है वो मेरे ट्रायंगल के साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर ये जो डी है सर वो बी सी के पैरेलल हो। तो किस तरीके से साबित करना है अब ये भी मुझे क्लियर हो चुका है। अब देखो, एक सॉल्व करने का तरीका यह हो सकता है कि आपको ये पूरी साइड की लेंथ दी है और इतना हिस्सा दिया है, तो आप इतने पार्ट को निकाल लो। इतना पार्ट क्या हो जाएगा सर? तो यहां से ये इतना पार्ट मेरा हो जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से पूरा 18 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा सर? 18 माइनस 12 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले तो ये दिखाओ कि ये लाइन आपके साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो रेशियो के तौर पे मैं AD बाई DB और इसके साथ साथ A बाई EC की बात करता हूं। तो ध्यान से सुनना, तो AD डिवाइडेड बाई यहां पे DB कितना हो जाएगा सर? तो AD बाई DB यहां पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि सर 4 2 8, ये रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरीके से सर इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं AE और EC की बात करूंगा। तो AE बाई EC कितना हो रहा है सर? AE डिवाइडेड बाई EC मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 6 2 12, यानी कुल मिला के अगेन ये रेशियो भी 2 के बराबर आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से क्या दिख रहा है सर? मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से मुझे दिख रहा है सर कि दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं सर एडी डिवाइडेड बाई डीबी बराबर यहां पे एई डिवाइडेड बाई ईसी। तो क्या दिख रहा है सर, तो यहां पे हमने शो करके दिखा दिया है कि मेरा ये जो लाइन डी है सर वो मेरे ट्रायंगल के साइड्स ए बी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मैं तुरंत यहां से कह सकता हूं सर कि सिंस डी डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो वी कैन से दैट डीई पैरेलल बी सी। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो जैसे यहां पे मैंने शो कर दिया कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तुरंत अब मैं कह सकता हूं सर कि डी और बी सी आपस में पैरेलल होंगे। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो सर फटाफट। अब देखो इसी चीज को आप ऐसे एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या मैं रेशियो बस ऐसे ही ले सकता हूं सर? मुझे पता है मैं रेशियो कई तरीके से ले सकता हूं सर। हो सकता है मैं अपना रेशियो सिर्फ रेड वाले नंबर्स के टर्म्स में लिख लेता। मैं अपना रेशियो ऐसा भी तो लिख सकता था सर, एडी डिवाइडेड बाई एबी, एडी डिवाइडेड बाई एबी, और यहां से दूसरे के लिए अपना रेशियो लिख सकता था एई डिवाइडेड बाई एसी। क्या लिख सकता था सर? एई डिवाइडेड बाई एसी। क्या हो जाएंगे सर दोनों रेशियोज? तो एडी बाई एबी, एडी कितना है सर 8 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई एबी कितना है सर 12 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 4 2 8, 4 3 12, कुल मिला के 2/3 आ रहा है सर ये रेशियो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरीके से ए बाई एसी क्या हो जाएगा सर? तो ए है 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एसी कितना है सर? एसी है 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 6 2 12, 6 3 18, अगेन कुल मिला के ये रेशियो भी 2/3 के ही बराबर आ रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है सर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं सर एडी डिवाइडेड बाई ए बी बराबर यहां पे एई डिवाइडेड बाई एसी। और जैसे मैंने ये लिख दिया, मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि चूंकि मेरा ये जो लाइन डी है वो मेरे ट्रायंगल के साइड्स ए बी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैं तुरंत कह सकता हूं ऐसा तभी पॉसिबल है जब डीई बीसी के पैरेलल हो। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। इसको भी नोट डाउन करो। आप ऐसे भी बना सकते थे, या फिर आप चाहो सर तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के भी बना सकते थे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे सर 1-2 नंबर के लिए? तो ध्यान से सुनना, सिंपल तरीका है प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। गिवन के अंदर आप क्या करोगे सर? गिवन के अंदर ये जो डाटा लिखा है ये पूरा डाटा फटाफट लिख दोगे, यानी कि आपको यहां पे शो करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो आपने अपना डायग्राम बनाया। डायग्राम मत भूलना, मैं डायग्राम के बारे में नहीं कह रहा हूं, तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि सबसे पहले डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपने अपना डायग्राम बनाया और डायग्राम के अंदर अपने सारे साइड लेंथ को आपने शो करके दिखा दिया। सारे साइड लेंथ को डायग्राम में शो कर दिया, उसके नीचे कहां पे आ जाएंगे? गिवन में आ जाएंगे। अब मैं गिवन में तुरंत लिख दूंगा जो जो मुझे दिया गया था। क्या क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है सर ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, कॉमा ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, कॉमा ए बराबर 12 सेंटीमीटर, कॉमा यहां पे आपका ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो पूरा गिवन का डाटा यहां पे हमने लिख दिया। मुझे प्रूफ क्या करना है सर? तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, यही मुझे प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे सर? डीई पैरेलल बीसी। बड़े ध्यान से सुनना, ये आपको 1-2 नंबर वाला मैं अप्रोच बता रहा हूं। ये 2 लाइन लिखोगे ना, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सीधे यहां पे प्रूफ लिख देना, और कुछ भी नहीं लिखना, सीधे यहां पे प्रूफ लिख देना है, क्योंकि 1-2 नंबर में ज्यादा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 लाइन के बाद सीधे प्रूफ में क्या लिखोगे सर? तो मैं तुरंत यहां पे कह सकता हूं एडी बाई डीबी, वी कैन से दैट क्या कह सकता हूं सर? तो एडी डिवाइडेड बाई डीबी, एडी डिवाइडेड बाई डीबी क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया सर, 4 2 8 हो गया, बराबर कितना निकल के आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन। ये डाटा आपने कहां से लिखा? तो ये डाटा आपको गिवन था सर, वहीं से आपने लिखा। इसी तरीके से आप लिखोगे ऑल्सो, क्या लिखोगे? ए बाई ईसी। ए बाई ईसी क्या हो जाएगा सर? ए बाई ईसी ये आपका हो जाएगा यहां पे 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 6 2 12 हो गया, और यहां पे अगेन सर इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ये कितना आ रहा है? 2 के बराबर इक्वेशन नंबर 2। ब्रैकेट में फिर से क्या? गिवन। ये आपने साइड की जो लेंथ है सर वो गिवन थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में गिवन लिख लिया। अब मैं कह सकता हूं
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एडी बाई डीबी बराबर यहां पे AE डिवाइडेड बाई EC, AE डिवाइडेड बाई AC। हेंस वी सी दैट, अब देखो क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे हेंस वी सी दैट, क्या देख रहे हैं सर हम? तो हम देख रहे हैं D divides AB and AC in the same ratio. Hence we see that DE divides AB and AC in the same ratio. Hence we see that DE divides AB and AC in the same ratio. Therefore क्या बोल सकते हैं हम? अब हम बोल सकते हैं DE parallel BC. Therefore DE parallel BC. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? By कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर कह लो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जितना मैंने बताया है उतना ही लिखना है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब एक और करवा देता हूं, बाकी के दो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, तो ध्यान से देखना। ये वाला हमने कर लिया, मान लो ये वाला भी करके देख लेते हैं। तो साइड के लेंथ को यहां पे बदलो। अब क्या क्या साइड की लेंथ है सर अब हमारी? तो यहां पे मुझे कहा जा रहा है कि AB 5.6 सेंटीमीटर है, AB है 5.6 सेंटीमीटर, मार्क कर लिया। उसके बाद AD 1.4 सेंटीमीटर है, AD है 1.4 सेंटीमीटर, मार्क कर लिया। AC 7.2 है, AC 7.2 सेंटीमीटर है, इसको भी मार्क कर लिया। और इसके बाद क्या दिख रहा है सर? इसके बाद फाइनली मुझे दिख रहा है AE 1.8 सेंटीमीटर है, तो ये 1.8 सेंटीमीटर है, इसको भी मार्क कर लिया। अब अगेन यहां पे भी जो कहानी बताई है दोहराओ सर। तो मान लो मैं यहां पे सीधे सीधे AD बाई AB की बात कर देता हूं, ऐसे रेशियो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो AD डिवाइडेड बाई आपका AB क्या हो जाएगा? तो मैं कह दूंगा AD बाई AB हो जाएगा सर 1.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5.6 सेंटीमीटर सर। तो डेसिमल से डेसिमल गया, 14 4 जा कितना होता है? 56 होता है सर। तो 1/4 आ रहा है ये रेशियो। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मैं AE बाई AC की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं सर AE डिवाइडेड बाई AC क्या हो जाएगा सर? तो 1.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 7.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, डेसिमल से डेसिमल गया, 18 2 36, 18 4 72, कुल मिला के अगेन ये रेशियो भी 1/4 के बराबर आ रहा है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या दिख रहा है 1 और 2 की मदद से? तो मुझे दिख रहा है सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 AD बाई AB, AD डिवाइडेड बाई AB बराबर यहां पे AE डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा सर। अगेन मुझे जो दिख रहा था उसको यहां पे हमने लिख लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि सिंस D divides AB and AC in the same ratio, we can say that this is only possible when DE parallel BC। और प्रेजेंटेशन का तरीका ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इस आंसर को प्रॉपरली कैसे प्रेजेंट करना है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आप इस वाले को शो करोगे और इसके साथ साथ ये बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है सर इनको भी सॉल्व करोगे। तो अपने होमवर्क को फटाफट यहां पे नोट डाउन करो। यहां पे मैं लेंथ पढ़ के सुना देता हूं, तो ध्यान से सुनना। AB यहां पे है 10.8 सेंटीमीटर, BD 4.5 सेंटीमीटर, AC 4.8 सेंटीमीटर एंड AE 2.8 सेंटीमीटर। लास्ट वाले में है AD 5.7 सेंटीमीटर, BD 9.5 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक और चीज इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्या? बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है सवाल में जब आपको डाटा दिया जाए तो इस तरीके से डाटा दे दिया जाए कि जब आप रेशियो निकालोगे ना तो रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन वाले सवाल बनेंगे जहां पे रेशियो बराबर नहीं आए, तो वहां पे सवाल आपको यह नहीं कहेगा कि प्रूफ करके दिखाओ, वहां पे आपको सवाल यह कहेगा कि चेक करके दिखाओ कि ये आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो भावनाओं को समझने की कोशिश करना। एक और फॉर्मेट से इसी टाइप के सवाल को पूछा जा सकता है। उस फॉर्मेट के अंदर आपका जो डाटा देगा वो डाटा इस तरीके से देगा कि जब आप रेशियो निकालोगे ना तो वो रेशियो बराबर नहीं निकल कर आएगा। तो उस कंडीशन में सवाल आपको यह नहीं कहेगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये आपस में पैरेलल है। वहां पे सवाल आपको कहेगा आप चेक करके देखो कि वो आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करोगे?
तो अगर रेशियो बराबर आ गया तो कह देंगे चेक हो गया सर पैरेलल है। अगर रेशियो बराबर नहीं आया तुरंत कह देंगे सर कि चेक हो रहा है, रेशियो बराबर नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं होगा। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, इस बात को भी दिमाग में रखना और कॉपी पे नोट कर लेना। इतना क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा सवाल, 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत तगड़ा सवाल सर। तो सवाल की कहानी क्या है, सवाल को पढ़ के समझ लेते हैं। कह रहा है सवाल, इन द फिगर स्टेट इफ पी क्यू पैरेलल ईएफ। तो आपके सामने एक फिगर बना है सर, इस फिगर में मुझे बहुत सारे पार्ट्स की लेंथ बताई गई है और मुझे कहा जा रहा है स्टेट इफ पी क्यू पैरेलल ईएफ। क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के? तो ध्यान से अब मेरी बात को सुनना, क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। स्टेट इफ पी क्यू पैरेलल ईएफ, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल ईएफ, और यहां पे एक और लाइन लिख देता हूं सर, चेक इफ पी क्यू पैरेलल ईएफ। अब हर लाइन का यहां पे मतलब समझने की कोशिश करना सर। जब आपको कोई चीज कही जाती है कि प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल ईएफ, तो सवाल देने वाले को पता होता है कि पी क्यू और ईएफ पैरेलल प्रूव हो जाएगा। इसी वजह से वो आपको कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाओ, आप साबित करके दिखाओ कि पी क्यू और ईएफ आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि अगर मेरे पास प्रूव दैट के साथ कोई लिख दिया जाए तो मुझे सिंपली साबित करना होता है कि वो वाली चीज होगी। लेकिन यहीं पे अगर मुझे चेक इफ के साथ बोल दिया जाए या फिर स्टेट इफ के साथ बोल दिया जाए, तो वहां पे आपको प्रूफ नहीं करना, वहां पे आपको चेक करना है। यानी चेक करने का क्या मतलब है, ये पैरेलल आ भी सकता है, पैरेलल नहीं भी आ सकता है। तो इन दोनों लाइनों का एक ही मतलब होता है, मतलब समझने की कोशिश करना। आपको वो स्टेट इफ करके कुछ बोले या फिर चेक इफ करके बोले, तुरंत समझ जाना कि अब वहां पे आपको चेक करके देखना है कि वो आपस में पैरेलल होगा कि पैरेलल नहीं होगा। लेकिन अगर यही लाइन प्रूफ दैट के साथ बोल दे तो समझ जाना वो पैरेलल होगा, वो आगे जाके पैरेलल जरूर आएगा। आपको वही वाली बात साबित करनी है। तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है, यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इन 3 लाइनों को अलग से अपने दोनों कॉपी में नोट डाउन करो और सबका मतलब लिख लेना। क्या मतलब सीख लिया सर? प्रूफ दैट में मुझे पता होता है कि ये वाली चीज आगे जाके साबित जरूर होगी, बस मुझे वो साबित करके दिखाना होता है। यहीं पे जब चेक इफ के साथ या स्टेट इफ के साथ कोई स्टेटमेंट बोल दी जाती है तो वहां पे हो सकता है वो चीज साबित हो सकता है वो चीज साबित ना भी हो, तो दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन 2 कंडीशन में हमें चेक करना पड़ता है कि साबित हो रहा है कि साबित नहीं हो रहा है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क हमेशा याद रखना, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो अच्छे से। क्लियर है? अब वापस सवाल पे लौटते हैं। तो कुल मिला के लैंग्वेज में स्टेट इफ है, तुरंत समझ गया हूं सर कि यहां पे मुझे चेक करके देखना है कि पी क्यू और ईएफ आपस में पैरेलल आएगा कि पैरेलल नहीं आएगा। नहीं चेक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि मुझे यहां पे अपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के फंडे से सोचना है। कैसे समझ पाए सर ये? तो मुझे यहां पे अपने 2 पॉइंट फॉलो होते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे सवाल ने जो गिवन डेटा दिया है वो गिवन डेटा साइड के लेंथ के टर्म में है, और लास्ट में मुझे चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि 2 लाइनें आपस में पैरेलल होंगी कि पैरेलल नहीं होंगी सर। तो इन 2 बातों की मदद से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुझे यहां पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। कैसे चेक करेंगे सर? तो सिंपल सा फंडा है कि ये जो लाइन PQ है सर, ये PQ अगर मेरे ट्रायंगल के साइड DF और DE को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, ये मैं साबित कर दे रहा हूं, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर PQ और EF आपस में पैरेलल है। लेकिन यहीं पे ये लाइन PQ मेरे ट्रायंगल के साइड DF और ED को अगर सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर पाया, तब मैं तुरंत कह दूंगा सर कि सेम रेशियो में डिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है सर। समझ में आया? फंडा आना चाहिए। बस उसी चीज को यहां पे लिख लेंगे। तो रेशियो के तौर पे आप बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हो सर। मान लो मैं अपना जो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा रेशियो का, उसमें मैं इनकी और यहां से इनकी बात कर देता हूं सर। तो कॉम्बिनेशन के अंदर मान लो सबसे पहला कॉम्बिनेशन में बनाता हूं DQ डिवाइडेड बाय QF का। तो DQ डिवाइडेड बाय QF का, तो DQ बाय QF क्या हो जाएगा सर? तो DQ है 3.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय QF है सर 2.4 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं सर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, डेसिमल से डेसिमल गया, और यहां पे हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कुल मिला के ये रेशियो कितना आ रहा है सर? तो dq बाई QF 3/2 निकल के आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। इसी के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे कौन सा रेशियो चेक करूंगा? तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे मैं dp बाई PE को चेक करूंगा। यहां पे मैं सर dp बाई PE को चेक करूंगा। तो dp बाई PE क्या हो जाएगा सर? dp हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई P कितना हो जाएगा सर? P हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 13 3 जा 39, यानी कुल मिला के मैं लिख सकता हूं 1.3, जो कि हो जाएगा 13/10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हुआ सर? आपको ऑब्जर्व हुआ कि यहां पे जब मैंने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज को चेक किया तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज आपस में बराबर नहीं आ पा रहे हैं। तो चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज आपस में बराबर नहीं है, मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगे। तो आपने चेक कर लिया है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। इतना दिमाग में गया, जाना चाहिए सर। लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले गिवन की बात करोगे सर, तो गिवन में जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लिखोगे, और गिवन से भी पहले अपने डायग्राम को बनाओगे। तो डायग्राम को आपने बना दिया इस तरीके से। अब डेटा के तौर पे आपको ईपी की लेंथ दी है, पीडी की लेंथ दी है, क्यूडी की लेंथ दी है, एफडी की लेंथ दी है। ये सारी लेंथ को यहां पे लिख लो। तो मान लो यहां पे सबसे पहले मैंने लिख दिया सर डीक्यू बराबर 3.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कॉमा दे के क्यूएफ बराबर कितना हो जाएगा सर? तो 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कॉमा दे के डीपी बराबर कितना हो जाएगा सर? तो 3.9 सेंटीमीटर। एंड इसी तरीके से पीई बराबर कितना हो जाएगा सर? 3 सेंटीमीटर। तो जो चीज गिवन थी वो मैंने यहां पे लिख लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है? अब देखो, याद रखना, यहां पे आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, तो टू प्रूव मत लिख देना। यहां पे आपको चेक करना है, तो क्या लिखोगे? चेक इफ, या फिर आप स्टेट इफ भी लिख सकते हो। तो चेक इफ लेके क्या लिख दोगे यहां पे? पी क्यू पैरेलल ईएफ। क्या चेक करना है? कि पी क्यू और ईएफ आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब यहां पे आप प्रूव नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रूफ नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अपने इस वाले रेशियो की बात की सर, डी क्यू बाई क्यू एफ की, ये हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से यहां पे लिख देंगे ऑल्सो, हमने इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने दूसरे रेशियो की बात की। अब 1 और 2 से मुझे दिख रहा है सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, डी क्यू बाई क्यू एफ इज नॉट इक्वल टू लिख के काट दिया। इसका क्या मतलब होता है? इस सिंबल का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो डी क्यू बाई क्यू एफ इज नॉट इक्वल टू डीपी बाई पीई। इसके नीचे फानी लिखोगे, हेंस वी कैन से दैट, ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, हेंस वी कैन से दैट पी क्यू डज नॉट डिवाइड डी एफ एंड डीई इन द सेम रेशियो, हेंस पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ। तो ये जो स्टेटमेंट बोल के बताई है उसी को आपको लास्ट में लिख लेना है। अब आप यहां पे लिखोगे, हेंस वी सी दैट पी क्यू डज नॉट डिवाइड डी एफ एंड डीई इन द सेम रेशियो, हेंस वी कैन से दैट पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ। तो आप पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाना और यहां पे इस तरीके से मत लिख देना, ये कोई तरीका नहीं है नॉट पैरेलल शो करने का। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ईएफ। ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलती से भी कोई ज्यादा दिमाग लगा के यूज मत कर देना, इसको भी साइड में नोट डाउन कर लेना। क्लियर है फंडा? तो 1-2 नंबर के लिए अगेन एक बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तो जितनी चीजें आपको इस सवाल के अंदर बताई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ के समझ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है सर। तो सवाल यहां पे कह रहा है कि m and n are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether MN parallel QR. अब जितनी बातें कहूंगा ध्यान से सुनते जाना सर, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, तो क्या जवाब दोगे? आपको इसको पढ़ के यह समझ में आ रहा है कि आपको यहां पे प्रूव करके दिखाना है, आपको यहां पे साबित करके दिखाना है कि MN और QR आपस में पैरेलल होंगे, या फिर
इसको पढ़ के आपको यह समझ में आ रहा है कि आपको यहां पे चेक करके देखना है कि mn और qr आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको इस लाइन को पढ़ के दोनों में से कौन सी बात समझ में आ रही है? तो आप तुरंत कहोगे सर कि आपने जो फॉर्मेट सिखाया है उस फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट नहीं दिख रहा, यहां कुछ नया ही दिख रहा है, स्टेट वेदर। इस स्टेट वेदर का मतलब क्या होगा? तो ध्यान से सुनना। वेदर वर्ड का मतलब होता है कि डायलेमा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको लिख के दिया गया है स्टेट वेदर, यानी कि आपको यहां पे चेक करके देखना है कि ये आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये इनडायरेक्टली एक चेक करने वाला सवाल है। तो पहले तो इस स्टेटमेंट को भी कॉपी पे लिख लेना, और इसका मतलब क्या होगा? चेक करके आपको देखना है कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा। नोट डाउन करो। अब दूसरा पॉइंट, इस सवाल को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है क्या कि आपको कन्वर्स वाला अप्रोच लेना है? तो तुरंत कहोगे सर कि कन्वर्स वाले अप्रोच को चेक करने के लिए आपने जो 2 पॉइंट बताया था, दोनों पॉइंट यहां पे मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहां पे कुल मिला के साइड्स के लेंथ के टर्म में बात चल रही है, और मुझे यह भी दिख रहा है सर कि यहां पे फाइनली मुझे यह चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो इन दोनों पॉइंट से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मेरा जो अप्रोच होगा सर वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वाला अप्रोच होने वाला है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इस सवाल के अंदर आपको फिगर बना के नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आपको यहां पे सवाल को सॉल्व करना है सर तो सबसे पहले अपने फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना सर। तो ये जो पहली वाली लाइन को मैंने पढ़ा था सर, तो इस पहली वाली लाइन में सबसे मेन इंफॉर्मेशन क्या है सर? तो सबसे मेन इंफॉर्मेशन यह है कि एक ट्रायंगल PQR की बात चल रही है। तो रैंडमली पहले एक ट्रायंगल बना दो सर। तो रैंडमली एक ट्रायंगल यहां पे बना दिया, और ट्रायंगल का नामकरण क्या करना है? तो ट्रायंगल का नामकरण होगा ट्रायंगल PQR। अब आपकी मर्जी है किस वर्टेक्स को P कहना चाहते हो, किसको Q कहना चाहते हो, किसको R कहना चाहते हो, प्योरली आपकी चॉइस है। तो मान लो मैंने रैंडमली इसको P कह दिया, इसको Q कह दिया, इसको R कह दिया। अब क्या कहा जा रहा है सर? तो इसी लाइन में मुझे कहा जा रहा है सर कि M and N are points on the side PQ and PR respectively। मुझे कहा जा रहा है सर कि पॉइंट M और N जो है ये मेरे साइड्स PQ और PR पे हैं, ये मेरे साइड्स PQ और PR पे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्लियर नहीं है वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि पॉइंट M PQ के ऊपर है या फिर PR के ऊपर है, इसी तरीके से पॉइंट N PQ के ऊपर है या फिर PR के ऊपर है। कंफ्यूजन कौन दूर कर रहा है सर? रेस्पेक्टिवली, जिसका मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यह कहता है कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, एंड सो ऑन। अब पॉइंट में सबसे पहले किसकी बात हुई? तो सबसे पहले M की बात हुई, इसके बाद किसकी बात हुई? इसके बाद N की बात हुई। साइड में सबसे पहले किसकी बात हुई? PQ की बात हुई। इसके बाद किसकी बात हुई? PR की बात हुई। तो पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। अब मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि मेरे साइड PQ के ऊपर पॉइंट M है, PQ के ऊपर पॉइंट M है, और इसी तरीके से मेरे ट्रायंगल के साइड PR के ऊपर पॉइंट N है, PR के ऊपर पॉइंट N है। तो किस साइड पे कौन सा पॉइंट है अब मुझे यह बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अब पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे बताई नहीं गई है, तो मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा मिड पॉइंट के आसपास रखने की कोशिश करना। तो पॉइंट M PQ के ऊपर है सर, तो PQ के मिड पॉइंट के आसपास मान लो यहां पे मैंने M की लोकेशन रख दी। इसी तरीके से PR के ऊपर पॉइंट N है। अब देखो पॉइंट N PR के ऊपर है, मैंने आपको सिखाया है कि दूसरे वाले पॉइंट को कैसे रखना है। मैंने आपको सिखाया सर, चूंकि लास्ट में आपको चेक करके देखना है कि MN और QR आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, तो आप अपने पॉइंट N की लोकेशन इस तरीके की रखने की कोशिश करोगे कि वो पैरेलल दिखे। बाद में भले साबित हो जाए कि वो पैरेलल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने दूसरे पॉइंट की लोकेशन ऐसी रखनी है कि वो पैरेलल हो जाए सर। तो यहां पे इस तरीके से पॉइंट N को लोकेट किया कि मुझे अब दिख रहा है कि जब मैं M और N को ज्वाइन कर दूंगा तो ये QR के ऑलमोस्ट पैरेलल मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे दिख रहा है सर। अब लास्ट में कह रहा है कि चेक करके बताओ MN और QR पैरेलल होगा कि नहीं होगा सर। तो ये रहा QR, MN कैसे मिलेगा? जब M और N को ज्वाइन कर दोगे तो MN मिल जाएगा। तो अब जाके डायग्राम बनके तैयार हुआ है सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये वाला सवाल चेक करना आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं यहां पे बता रहा हूं, तो ध्यान से देखते हैं सर। अब क्या क्या साइड की लेंथ दी है सर यहां पे? तो यहां पे मुझे PQ बताया गया 1.28 सेंटीमीटर है।
तो PQ बताया गया है 1.28 सेंटीमीटर है, तो 1.28 सेंटीमीटर आपका हो गया PQ, इसको हमने यहां पे हाईलाइट कर दिया सर। PR 2.56 है सर, PR 2.56 है, इसको भी यहां पे हमने क्या कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है सर। इसके बाद PM 0.16 सेंटीमीटर है, PM 0.16 सेंटीमीटर है, और इसी तरीके से PN 0.32 सेंटीमीटर है, PN 0.32 सेंटीमीटर है। क्लियर है सभी को? अब यहां पे कन्वर्स लगाने के लिए कौन सा रेशियो चेक करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपने रेशियो को चेक करने के लिए PM बाई PQ और इसके साथ साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग PN बाई PR को चेक कर लूंगा, तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये आपस में पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो रेशियो आपको चेक करना है उसको यहां पे लिख लो सर। तो सबसे पहले PM डिवाइडेड बाई PQ को चेक कर लेते हैं सर। तो PM डिवाइडेड बाई PQ कितना हो जाएगा सर? तो PM है 0.16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई PQ कितना है सर? तो PQ है 1.28 सेंटीमीटर। तो यहां पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया सर। 0.16 का क्या मतलब है? 16 बाई 100 डिवाइडेड बाई 128 बाई 100 यानी कि इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128। 100 से 100 गया सर। उसके बाद 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और यहां पे 4 8 जा 32। तो कुल मिला के ये रेशियो आ रहा है सर 1/8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसी रेशियो के करस्पॉन्डिंग अपने दूसरे साइड के रेशियो को चेक कर लेते हैं सर। तो इसी के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे तो यहां पे मुझे PN बाई PR को चेक करना है सर। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर PN डिवाइडेड बाई PR कितना हो जाएगा? तो PN बाई PR हो जाएगा सर 0.32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.56 सेंटीमीटर। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो यहां पे डेसिमल से डेसिमल गया, 32 डिवाइडेड बाई 256 हो जाएगा सर। अब ध्यान देना 16 का स्क्वायर 256 होता है और यहां पे 16 2 जा 32 और यहां पे 2 8 जा 16 यानी कि ये भी 1/8 आ रहा है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से ये देख पा रहा हूं सर कि करस्पॉन्डिंग रेशियोज आपस में इक्वल है। तो यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 PM बाई PQ, PM डिवाइडेड बाई PQ बराबर यहां पे PN बाई PR बराबर यहां पे PN डिवाइडेड बाई PR। तो क्या दिख रहा है सर? तो मुझे दिख रहा है कि मेरा ये जो साइड है MN, ये मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स PQ और PR को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। तो मैं तुरंत कह दूंगा सर ऐसा तभी पॉसिबल अगर MN और QR आपस में पैरेलल हो। तो यहां पे मैं चेक कर पा रहा हूं सर कि चूंकि डिवीजन का रेशियो बराबर है यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो नीचे यहां पे लिख देंगे सर कि सिंस MN डिवाइड्स PQ and PR, PQ and PR in the same ratio, hence we can say that MN is parallel to QR, MN is parallel to QR। अब मैं इस बात को यहां पे कह सकता हूं। क्लियर है? इसको फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लो। तो प्रॉपर आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंटेशन का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस सवालों में सिखा चुका हूं। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पे दे दिया, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो यहां पे इस कंडीशन के लिए प्रूव हो जा रहा है सर, चेक हो जा रहा है सर कि MN और QR आपस में पैरेलल है। तो आपने चेक करके देख लिया कि हां ये आपस में पैरेलल है। तो क्या लिखोगे? यस दे आर पैरेलल। अब ये लिखने के बाद फाइनली क्या लिख दोगे सर? यस दे आर पैरेलल, यस दे आर पैरेलल। तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट में यहां पे ये बात बोल दोगे। अब आपका होमवर्क इसको चेक करना रहेगा कि इसके लिए, इस कंडीशन के लिए क्या ये आपस में पैरेलल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क को भी यहां पे नोट डाउन करो। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तगड़ा सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कह रहा है सर। तो सवाल यहां पे कह रहा है कि D and D are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AB is equal to 5.6 centimeter, AD is equal to 1.4 centimeter, AC is equal to 7.2 centimeter and A is equal to 1.8 centimeter. Show that DE parallel BC.
अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका मुझे जवाब चाहिए। आप मुझे बताओ सोचकर कि इस अंडरलाइंड वाली लाइन का क्या मतलब होगा। इस लाइन को पढ़ के आप क्या समझ रहे हो? इस लाइन को पढ़ के आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां पे मुझे प्रूफ करना है, यहां पे मुझे साबित करना है कि डी और बीसी आपस में पैरेलल होंगे, या फिर आपको यह समझ में आ रहा है कि आपको यहां पे चेक करके देखना है कि डी और बीसी आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो सोच के बताओ कि प्रूफ वाली कंडीशन है या फिर चेक वाली कंडीशन है। तो तुरंत कहोगे सर कि यहां जो लैंग्वेज यूज की गई है उसमें कहा जा रहा है शो डैट, दिखाओ, यानी कि इनडायरेक्टली आपको यहां पे कहा जा रहा है प्रूफ करके दिखाओ। सर आपको कहा जा रहा है साबित करके दिखाओ कि डी और बीसी आपस में पैरेलल है, यानी कि हम अपने प्रूफ डैट वाली कंडीशन को इस लैंग्वेज शो डैट के साथ भी लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी पे नोट डाउन करो कि प्रूफ डैट वाली कंडीशन को शो डैट के साथ भी लिखा जा सकता है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो अब आपको बहुत अच्छे से यह क्लियर हो गया है सर कि यहां पे मुझे प्रूफ करना है, यहां पे मुझे साबित करना है कि डी और बीसी आपस में पैरेलल है। अब आगे चलते हैं सर। अब ये जो पर्टिकुलर सवाल है सर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिना डायग्राम का भी आ सकता है। लकी रहोगे तो डायग्राम के साथ आएगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि बिना डायग्राम के आ जाए। तो बिना डायग्राम के भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि डायग्राम नहीं आया तो सवाल पढ़ के डायग्राम कैसे क्रिएट करना है। तो बड़े ध्यान से हर बात को सुनते जाना सर। तो यहां पे देखो किस तरीके से डायग्राम क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनना। तो अपने सवाल को पढ़ने के बाद देखो क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है। सबसे पहले तो सवाल में दिख रहा है सर कि एक ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है। तो रैंडमली आपने एक ट्रायंगल एबीसी को मान लिया, ठीक है, एक रैंडम ट्रायंगल आपने एबीसी मान लिया। तो किस वर्टेक्स का नाम क्या रखना है यहां पे बड़े ध्यान से क्यों समझना। सर एबी की लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है और यहां पे ट्रायंगल की एक और साइड पे बात हो रही है एसी, एसी की लेंथ 7.2 सेंटीमीटर है। तो याद रखना आपको अपने ट्रायंगल का नाम इस तरीके से रखना है कि बड़ी वाली साइड एसी रहे, छोटी वाली साइड एबी रहे। तो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है सर? ये बड़ा दिख रहा है, इसी वजह से मैंने इसका नाम एसी रखा, छोटे वाले का कंपैरेटिवली एबी रखा। तो जब आपको साइड की लेंथ दी जाती है ना, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल बनाते वक्त किस वर्टेक्स को कहां रखना है, ये इस बात को दिमाग में रखते हुए करना कि कौन सी साइड बड़ी दिखाई गई है, कौन सी साइड छोटी दिखाई गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, इसको यहां पे याद रखना कि जहां आपको साइड की लेंथ मिलने लगे ना, और कम से कम 2 साइड की लेंथ मिल जाए, तो वहां पे थोड़ा सतर्कता के साथ अपने वर्टेक्स का नॉमेनक्लेचर करना कि किस वर्टेक्स पे क्या नाम रखना है। वहां पे हमेशा यह ध्यान देते रहना कि बड़ी वाली साइड किसको शो किया गया है और छोटी वाली साइड किसको शो किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने वर्टेक्स का नामकरण करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना सर। तो एसी बड़ा दिखाया गया था और कंपैरेटिवली एबी को छोटा दिखाया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पे मैंने अपने ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ कर लिया सर। अब आगे देखो, अब इसी ऊपर वाली लाइन में कहा जा रहा है सर कि डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। अब अगेन अगर स्टूडेंट्स को रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्लियर नहीं रहेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ए बी के ऊपर पॉइंट डी लोकेटेड है या फिर ए बी के ऊपर पॉइंट ई लोकेटेड है। इसी तरीके से उनको नहीं समझ में आएगा कि AC के ऊपर पॉइंट डी लोकेटेड है या फिर AC के ऊपर पॉइंट ई लोकेटेड है। कैसे समझेंगे सर? रेस्पेक्टिवली वर्ड की मदद से, जो कि ये कहता है कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। तो पॉइंट्स में पहले डी आया, बाद में ई आया सर, यानी कि इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है। इसी तरीके से सर साइड में पहले AB आया, उसके बाद AC आया। तो AB की पोजीशन 1, AC की पोजीशन 2। तो तुरंत कह दूंगा पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि मेरे साइड ए बी के ऊपर कहीं पे डी है और इसी तरीके से मेरे साइड ए सी के ऊपर कहीं ई है। अब एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है, तो क्या सिखाया है कि मिड पॉइंट के आसपास अपने पॉइंट को कंसीडर कर लो। तो मान लो मिड पॉइंट के आसपास यहां पे मैंने अपने पॉइंट डी को कंसीडर कर लिया। अब पॉइंट डी कहां रखोगे एसी पे? तो मैंने आपको बताया था कि प्रूफ डैट में आपको क्या कह रहा है, तो आपको प्रूफ डैट में कह रहा है सर डी को बीसी के पैरेलल दिखाना है। तो हमेशा अपने पॉइंट डी को एसी के ऊपर इस तरीके से लोकेट करोगे कि अल्टीमेटली डी और बीसी आपस में एग्जामिनर को
पैरेलल दिखें। तो पॉइंट ई को इस तरीके से हम लोकेट करेंगे कि ये लाइन मुझे बीसी के पैरेलल दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पॉइंट ई को भी लोकेट कर लिया सर। अब आखिरी में मुझे कहा जा रहा है कि साबित करके दिखाओ कि डी और बीसी आपस में पैरेलल होंगे। सर लो सवाल को पढ़ के बना दिया डायग्राम। क्लियर है? सभी को समझ में आया कैसे कैसे बना? अब वापस सवाल पे चलते हैं। अब क्या यहां पे आप सवाल को पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि आपको कन्वर्स का यूज करना है? तो तुरंत कहोगे सर कि आपने जो 2 पॉइंट्स वाला रूल बताया है उस रूल के हिसाब से बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है कि मुझे कन्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। कैसे सर? तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि अल्टीमेटली पूरे सवाल के अंदर साइड के लेंथ पे बात चल रही है और यहां पे आखिरी की तरफ लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो इन 2 पॉइंट की मदद से मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। इतना फंडा समझ में आना चाहिए सर। अब जब इतनी चीजें क्लियर हैं तो पूरे सवाल का जिस्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सवाल सॉल्व करना आपका होमवर्क रहेगा। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ यहां पे आपको सवाल को सॉल्व करना है और प्रूव करके दिखाना है कि डी और बीसी आपस में पैरेलल होंगे। तो अपने होमवर्क को यहां पे नोट डाउन करो सर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल सवाल। और इस सवाल के साथ आपकी वैरायटी थोड़ी सी चेंज होती है और अब हम प्रॉपर तरीके से अपने साबित करने वाले सवालों पे आ चुके हैं। तो सवाल कह क्या रहा है सर? सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान सर बात को सुनना। सवाल यहां पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स इन साइड्स AB and AC respectively such that BD is equal to CE. If angle B is equal to angle C, show that DE parallel BC. सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? तो तुरंत जवाब दोगे सर अभी लास्ट वाले होमवर्क के सवाल में ही सीख लिया था कि शो डैट का क्या मतलब होता है। शो डैट का मतलब होता है प्रूव करके दिखाओ, यानी कि प्रूव डैट वाली कंडीशन है। तो यहां पे मुझे क्लियर है सर कि मुझे साबित करके दिखाना है, मुझे प्रूव करके दिखाना है कि डी और बीसी आपस में पैरेलल होंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या यहां पे आप सवाल को पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि आपको कन्वर्स लगाने की जरूरत है? तो तुरंत कहोगे कि सर आपने जो रूल्स बताए हैं उन 2 रूल्स की मदद से मुझे यहां पे क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कन्वर्स लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे क्लियर हो रहा है सर? तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज में मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि साइड के लेंथ के टर्म में बात चल रही है और इसी के साथ साथ मुझे आखिरी की तरफ यह भी दिख रहा है कि सवाल मुझे प्रूव करने को कह रहा है कि लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो इन 2 बातों की मदद से मैं बहुत अच्छे से यह कह सकता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जरूर लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर है? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिगर पे चलते हैं सर। क्या साबित करना है? मुझे साबित करना है कि डी और बीसी आपस में पैरेलल होंगे सर। और मुझे यह क्लियर हो चुका है कि यहां पे साबित करने के लिए मुझे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिगर में आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे कैसे सोचोगे, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि अगर मैं यह साबित कर दूं कि डी मेरे ट्रायंगल के साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वहां से मैं इनडायरेक्टली यह तुरंत कह दूंगा कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर डी BC के पैरेलल हो। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि आप कन्वर्स पे कैसे सोचोगे, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पे यह साबित कर दूं कि डी मेरे ट्रायंगल के साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस बात की मदद से मैं इनडायरेक्टली तुरंत कह सकता हूं सर कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर DE और BC आपस में पैरेलल हो। अब देखो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारे रेशियो के लिए क्या क्या पार्ट्स आपको यहां पे दिख रहे हैं? तो तुरंत कहोगे सर एक साइड मुझे ट्रायंगल के अपना पार्ट AD दिख रहा है, अपना पार्ट BD दिख रहा है, अपना पार्ट AB दिख रहा है, और ट्रायंगल किसी तरीके से दूसरे साइड मुझे अपना पार्ट AE दिख रहा है,
अपना पार्ट ईसी दिख रहा है और अपना पार्ट एसी दिख रहा है। अब देखो, तो इन पार्ट्स में मुझे कुछ रिलेशन प्रोवाइड किए गए हैं क्या? क्योंकि जब तक पार्ट्स में रिलेशन नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तब तक मैं रेशियो को इक्वल दिखा कैसे पाऊंगा सर? तो देखो पार्ट्स के बारे में क्या क्या बताया गया है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो आपको अपने पार्ट्स के बारे में यह बताया गया है सर कि बीडी और सी आपस में इक्वल हैं। बीडी और सी आपस में इक्वल हैं सर। तो ये रहा बीडी, ये रहा सी। आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया है सर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। यानी रेशियो में सर, हर रेशियो में दो दो पार्ट होते हैं। तो हर रेशियो के दो दो पार्ट में से एक पार्ट के बीच में तो मुझे रिलेशन मिल गया, लेकिन दूसरे पार्ट के बारे में अभी मुझे सवाल को पढ़ के कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। मुझे सवाल पढ़ के बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एडी ए में कोई रिलेशन है क्या, या फिर ए बी ए सी में कोई रिलेशन है क्या। तो अभी फिलहाल डायरेक्टली कोई भी रिलेशन इन ब्लू और रेड वाले पार्ट्स में मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन यहीं पे एक इंफॉर्मेशन अभी भी बची रह गई है जिसका आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। कौन सी इंफॉर्मेशन सर? तो ये जो इंफॉर्मेशन मुझे कह रहा है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, इसका अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना। तो इस फिगर को दोबारा मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए बनाया, ट्रायंगल एबीसी। अब आपको इस ट्रायंगल एबीसी में क्या कहा जा रहा है सर कि एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है। अब बताओ, किसी ट्रायंगल में अगर दो इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं सर? हम ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ये जो सिचुएशन यहां दी गई है, ये सिचुएशन मुझे बता रहा है कि मेरा ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं साइड के टर्म में भी बात कर सकता हूं, क्योंकि अगेन इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मैं ये भी कह सकता हूं सर कि इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूं इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होंगे सर वो भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट ये वाला साइड, इसके अपोजिट ये वाली साइड, यानी कि यहां से मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं सर कि मेरा ए बी और ए सी भी आपस में बराबर होगा। तो ये एंगल वाली इंफॉर्मेशन ने मुझे कहां तक पहुंचा दिया? इसने मुझे अपने पार्ट्स में एक और रिलेशन दे दिया। यहां से मैं कह सकता हूं सर कि ये तभी पॉसिबल है अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। इतना फिलहाल यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। अब सवाल पे लौटते हैं। तो कन्वर्स लगाने के लिए पार्ट्स की जरूरत है और पार्ट्स में रिलेशन मुझे मिल गया है। अब मैं यहां पे कह सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनना सर, कि हमारा मान लो क्या रेशियो लेना चाहते हो। तो यहां पे कन्वर्स प्रूफ करने के लिए मान लो आप अपना रेशियो ले लेते हो डीबी बाई ए बी का, ठीक है? तो डीबी बाई ए बी, तो कहोगे सर इसी रेशियो को क्यों लिया? इसलिए लिया है कि आपके इस पार्ट के बारे में रिलेशन है और आपके इस बड़े वाले पार्ट के बारे में रिलेशन है। तो मैं जो भी रेशियो बनाऊंगा वो उसी को कंसीडर करते हुए बनाऊंगा। तो मुझे जिन पार्ट्स के बारे में रिलेशन दिया गया है मैंने उसी के टर्म्स में अपना रेशियो लेने की कोशिश की है। तो डीबी बाई ए बी क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना। आपको सवाल ने बता दिया है कि बीडी और सी आपस में बराबर है। तो क्या मैं यहां पे बीडी बोलो या डीबी बोलो एक ही बात है। तो डीबी को ईसी के बराबर नहीं कह सकता। क्या मैं यहां पे डीबी को ईसी के बराबर नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। तो डीबी के बदले मैंने ईसी लिख दिया, डिवाइडेड बाई। इसी तरीके से क्या मैं एबी के बदले एसी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, क्योंकि यहां पे हमने प्रूफ कर दिया है कि ये आपस में बराबर है। तो एबी के बदले एसी लिख दिया। अब हम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइन डी है ये मेरे ट्रायंगल के साइड ए बी और ए सी को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है सर कि ये रेशियो इक्वल आ रहे हैं। यानी कि मुझे दिख रहा है कि ये डी मेरे ट्रायंगल के साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं यहां पे नहीं कह सकता कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर डीई बीसी के पैरेलल हो? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। फंडा समझ में आया? कहानी समझ में आई? आनी चाहिए। एक बहुत प्यारा सवाल, एक बहुत तगड़ा सवाल। क्लियर है? चीजों को यहां पे नोट डाउन करो सर। अब देखो अपने आंसर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कॉपी पे कैसे लिखना है। क्लियर है? तो पहले तो ये जान लो सर कि ये जो प्रॉपर तरीके के प्रूफ डैट वाले सवाल है ना, ये बहुत रेयर चांसेस होता है कि आपको 2 नंबर में पूछे जाए, क्योंकि ये प्रॉपर प्रूफ डैट वाले सवाल आपको मेनली या तो 3 नंबर या उससे हायर मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। तो आपको पता है प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हम अपने डायग्राम को बनाते हैं। तो डायग्राम को बना लोगे सर। अब देखो
डायग्राम में जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसको शो कर देना। तो डायग्राम आपको बता दिया गया था कि BDC के बराबर है, तो आपने यहां पे शो कर दिया BDC के बराबर है। आपको बताया गया था कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, आपने शो कर दिया एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको बता दी गई है उन इंफॉर्मेशन को आपने यहां पे अपने डायग्राम में शो कर दिया। अब डायग्राम के नीचे आता है गिवन। गिवन में क्या लिखते हैं सर? तो सवाल मुझे वर्क करने के लिए जितना डेटा देता है, जितना डेटा प्रोवाइड करता है, उसी को हम गिवन में डाल देते हैं। तो यहां पे जो जो मेन डेटा है सर उसको लिखो। तो यहां पे सबसे पहले मुझे कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसको लिख लेते हैं सर यहां पे कि अ ट्रायंगल एबीसी इन विच क्या दिख रहा है सर? तो यहां पे कोई लाइन डीई को भी ड्रॉ किया गया है, तो उसके बारे में बताओ। तो ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई इज ड्रॉन intersecting AB at D, intersecting AB at D and AC at E, इतना ही गिवन है। और भी गिवन है सर, क्या गिवन है? तो आपको यह भी बता दिया गया है कि BDC आपस में बराबर है, तो कॉमा के बाद क्या लिखोगे सर? BD बराबर CE। और एक और चीज बताई गई है एंड, इसके अलावा क्या बताया गया है? एंगल बी एंगल सी आपस में बराबर है, तो एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो जितनी चीजें गिवन थी सब आपने एक साथ यहां पे लिख ली। अब इसके बाद टू प्रूव, क्या साबित करना है सर? क्या शो करना है सर? तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, आपको शो करके दिखाना है। तो आपको शो करना है DE पैरेलल BC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या आपने अलग से कुछ ड्रॉ किया, क्या अलग से कुछ बनाया? तो तुरंत कहोगे सर सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने अलग से कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे? नील लिख देंगे सर। इसके बाद थ्योरम्स या फिर फॉर्मुलेज यूज्ड। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना सर। सबसे पहली चीज तो आपको दिख रहा है कि आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया है, तो यहां पे लिखोगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ब्रैकेट में उसकी स्टेटमेंट लिखोगे। और यहां पे आपने एक और चीज का इस्तेमाल किया है, क्या सर? तो दूसरी चीज आपने यहां पे यह इस्तेमाल की है कि आपको पता है सर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो उस स्टेटमेंट को भी यहां पे लिखोगे कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ब्रैकेट के अंदर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। यह बताना पड़ेगा। तो जितने फॉर्मूले, जितने थ्योरम का यूज किया उसको आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा भैया, जरूरी है। अब इसके बाद फाइनली हम प्रूफ पे आते हैं सर। तो इतना पहले फॉर्मेट नोट डाउन करो, अब प्रूफ पे चलते हैं। अब यहां पे प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे सर? तो ध्यान से देखते जाना। प्रूफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? तो सबसे पहले थोड़ा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सर कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में मुझे बताया गया है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो उसको यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर एंगल सी। ये आपने कहां से लिखा? गिवन डेटा है भैया, ये सवाल ने मुझे बता दिया है, तो ब्रैकेट में गिवन। अब इसी के बाद आप यहां नीचे ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर? ए बी बराबर ए सी। चूंकि ये है इस वजह से अब आप लिख सकते हो सर ए बी बराबर ए सी। रीजन क्या दोगे? तो यहां ब्रैकेट में बोलोगे सिंस साइड्स ऑपोजिट टू equal angles in a triangle are equal, also triangle ABC is isosceles, also triangle ABC becomes isosceles। तो ये पूरी बात आपको ब्रैकेट में लिख के बतानी पड़ेगी। और ये जो आपके पास यहां पे रिजल्ट आया सर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब अपनी कॉपी पे इसके बाद डैश देके इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे। इतना क्लियर है? अब आगे आते हैं सर। यहां पे आप लिखोगे ऑल्सो, और क्या बताया गया है सर? तो ऑल्सो आपको बताया गया है कि BD और C आपस में बराबर हैं, तो BD बराबर CE। अब आप जो रेशियो लिख रहे हो उस रेशियो के हिसाब से आप DB बराबर EC की बात कर रहे थे, तो ये लिखने के बाद इसके नीचे आप तुरंत लिख देना DB बराबर EC। क्योंकि आप इसको BD बोलो DB बोलो फर्क नहीं पड़ता है सर, मतलब वही है। आप इसको EC बोलो C बोलो फर्क नहीं पड़ता है सर, बात वही है। हमें पता है कि हम अपने लाइन सेगमेंट को दोनों में से किसी साइड की तरफ से लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि आपको अपने रेशियो में इस चीज को यूज करना है, इसी वजह से आपने पहले अपना ओरिजिनल फॉर्म लिखा
और इस ओरिजिनल फॉर्म के हिसाब से जो चीज आप यूज करने वाले हो आपने उसको लिख लिया। अब ये आपने कहां से लिखा, तो ये डाटा गिवन डेटा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, और यहां पे इस चीज को यूज करने वाले हो तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लिखोगे नाउ क्या लिखोगे सर, तो डीबी बाई ए बी, नाउ डीबी बाई ए बी बराबर क्या लिख दोगे, तो मुझे पता है सर कि डीबी ईसी के बराबर है तो डीबी को ईसी से रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाई एबी किसके बराबर है, एसी के बराबर है तो एबी को एसी से रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो कहां से रिप्लेसमेंट की है वो बताना जरूरी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसको देखकर तुरंत आप कह सकते हो हेंस वी कैन से दैट डी डिवाइड्स साइड्स AB and AC of triangle ABC in the same ratio. Hence we can say that, क्या कह सकते हैं, hence we can say that DE is parallel to आपका BC। तो ये जो लाइन मैंने आपको बोल के बताई वही आप यहां पे लिख लोगे। क्लियर है, तो क्या लिखोगे, अब इसके बाद लिखोगे hence we can say that DE divides AB and AC sides of a triangle in the same ratio. Hence we can say that DE is parallel to BC। और उसके बाद लास्ट में hence proved DE parallel BC। तो जितनी बातें कहीं इसके नीचे नोट डाउन कर लेना, फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो सर। अब आगे आते हैं सर, अभी भी एक चीज बची है, क्या बचा है तो फिर से ध्यान से सुनना। तो ये जो सवाल है ना भैया, ये सवाल आपको हो सकता है बिना डायग्राम के दे दिया जाए, तो बिना डायग्राम के भी सवाल कैसे सॉल्व करना, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अब देखो कैसे हम यहां पे इस इंफॉर्मेशन की मदद से अपना डायग्राम बनाएंगे। अब इतना तो क्लियर है इसको पढ़ के कि एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है। अब ट्रायंगल एबीसी आरा तिरछा कैसे बनाना है ये यहां पे आपको क्लियर किया गया, तो बड़े ध्यान से अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल मत बना देना। आपको बता दिया गया है कि आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको बड़े ध्यान से एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिस ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में बराबर दिखे। और यहां पे आपको क्या कहा गया है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो जो वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे वो भी इस तरीके से सेलेक्ट करोगे कि सवाल की कही गई चीजें सेटिस्फाई हो। अब आपने जो अपना ट्रायंगल बनाया है उस ट्रायंगल के हिसाब से दिख रहा है सर कि ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स है, और इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल एंगल्स कौन कौन है, एंगल बी एंगल सी। तो एक को बी बोल दिया, एक को सी बोल दिया, आपकी मर्जी थी, आप इसको भी बी बोल सकते थे, इसको भी सी बोल सकते थे, यानी ये बचा हुआ वर्टेक्स ए हो गया। अब जाके आपका प्रॉपर तरीके से ट्रायंगल एबीसी तैयार हुआ है सर। अब आपको देखो क्या कहा जा रहा है, अब आपको कहा जा रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स इन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अब फिर से रेस्पेक्टिवली की कहानी दिख रही है, तो क्या सिखाया है सर कि किसके लिए कौन होगा, ये रेस्पेक्टिवली मुझे बहुत अच्छे से बताता है। मुझे वो बताता है कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। तो पहले के लिए पहला होगा, यानी कि सर मेरे साइड ए बी के ऊपर कहीं पॉइंट डी है, मेरे साइड ए बी के ऊपर कहीं पॉइंट डी है, और इसी तरीके से मेरे साइड ए सी के ऊपर कहीं पॉइंट ई है। लेकिन आपको पॉइंट ई की लोकेशन रखने से पहले यह ध्यान रखना है कि आपको ऐसी लोकेशन चुननी है कि जब डी को ज्वाइन करो तो एग्जामिनर को डी बी सी के पैरेलल दिखे। तो हमेशा ई की लोकेशन ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि डी बी सी के पैरेलल दिखे। अब जाके आपका फिगर बन के तैयार हुआ है, जहां पे आपको क्या कहा जा रहा है सर, बी डी सी के पैरेलल है, तो बी डी सी के पैरेलल है। तो यह सवाल आपको बिना डायग्राम का भी दिया जा सकता था, लेकिन आपको सवाल पढ़ के यहां पे डायग्राम कैसे बनाना है यह आना चाहिए। यह सभी को क्लियर है। तो इस सवाल में जितनी बातें मैंने आपको बताई आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, सब समझ में आया होगा। अब इस सवाल के साथ अपनी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज के लेक्चर में जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को या फिर इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और ये चैनल दूसरे चैनलों के जैसा नहीं है जहां पे आपको 1-2 चैप्टर फ्री में मिलते हैं, बाकी का पूरा कोर्स आपके लिए पेड होता है। यहां पे पहले भी हर चीज फ्री थी, अभी भी हर चीज फ्री ही है। तो इस नोट के साथ अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।